नमस्ते प्यारे छात्रों, सुधागढ़ विद्या संकुल कळंबोली की ओर से इस शैक्षणिक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप 9वीं कक्षा की लोक भारती हिंदी पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, तो चलिए देखिए इकाई पहली चांदनी रात, पद्य पाठ क्रमांक 1, कवि मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर हमें इस पाठ के आरंभ में आसपास यह एक कृति करनी है। देखिए, आपके परिवेश के किसी सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। परिवेश यानी आपके आजू बाजू का माहौल या वातावरण। कृति के लिए सोपान दिए हैं। सोपान यानी मुद्दे। सुंदर प्राकृतिक स्थल के नाम, उसकी विशेषताएं, वहाँ तक की दूरी, वहाँ जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं, निवास भोजन आदि की व्यवस्था, उसके साथ साथ प्राकृतिक संपत्तियों पर आधारित वहाँ के उद्योग। तो देखिए बच्चों, आपके नज़दीक होने वाले प्राकृतिक स्थलों के नाम बताइए। सही है, खंडाला लोनावला, रायगढ़, माथेरान, करनाला। करनाला ये पक्षी अरण्य है, घारापुरी द्वीप आदि। इस तरह अपनी पृथ्वी पर भी प्राकृतिक स्थलों की कमी नहीं है। वहाँ की विशेषताएं देखिए, खूबसूरत समुद्र किनारे भी है, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, हरियाली, झरने, ऐसा सुंदर नज़ारा चारों ओर हमें देखने को मिलता है। अब इन विशेषताओं के बाद स्थल तक जाने के लिए दूरी तथा लंबाई को देखकर हम परिवहन सुविधा तथा निवास, भोजन की व्यवस्था, वहाँ की प्राकृतिक संपत्ति मतलब प्रकृति में तथा जंगलों में मिलने वाली कुदरती औषधि वनस्पतियाँ, शहद आदि पर आधारित उद्योगों की सूची बनवाएंगे। और इस तरह बच्चों आपको अपनी कॉपी में यह कृति पूर्ण करनी है। तो छात्रों, अब हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ है, उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी सदी में हुई है। कवि गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना, नारी के प्रति करुणा, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावनाओं का दर्शन होता है। इसके अलावा ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक विषयों से संबंधित अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी इन्होंने लिखी हुई है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ, साकेत ये महाकाव्य है तथा यशोधरा, जयन्द्रथ, पंचवटी, भारत भारती ये खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। चांदनी रात यह काव्य पंचवटी इस खंड काव्य से लिया गया है। चांदनी रात इस काव्य की विधा क्या है? खंड काव्य है। विधा यानी प्रकार। अब खंड काव्य का अर्थ क्या है? तो मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता इसमें होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। बच्चों, आपको रामायण के बारे में जानकारी है और उसमें प्रमुख पात्र श्री प्रभु रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण, इनके बारे में पता है। तो लक्ष्मण जी के चरित्र को इसमें दोहराया है, इस खंड काव्य में दोहराया है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से वर्णन इस कविता में किया है तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन
सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। जब प्रभु श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, वह वनवास यानी अज्ञातवास में गए हुए थे। उस समय वे नासिक के तारुक्य वन में कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे और उसी दरमियान जो पूर्णिमा की रात हुई, उस पूर्णिमा के रात के बारे में अधिक जानकारी देने वाली यह कविता है जिसका नाम है चांदनी रात। अब देखिए इस कविता में आए हुए शब्दार्थ देखेंगे। चारू यानी सुंदर, चंचल मतलब अस्थिर चुलबुला, पुलक यानी खुशी, नोको मतलब नुकीला, स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र, कार्यकलाप मतलब गतिविधि, सम्मुख यानी सामने मौजूद, निस्तब्ध का अर्थ है शांत, नियति मतलब भाग्य, बिखेरना यानी फैलाना, तनु का अर्थ है शरीर, निर्भीक मतलब निडर या साहसी, धनुर मतलब तीरंदाज, भुवन का अर्थ है संसार या ब्रह्मांड, योगी सन्यासी और दृष्टिगत यानी दिखाई देने वाला। अब हम कविता का एक परिच्छेद देखेंगे और उस परिच्छेद का भावार्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखो बच्चों, चारू यानी सुंदर, चंचल मतलब अस्थिर या चुलबुला, नटखट, जल पानी, थल का अर्थ है जमीन, अवनी मतलब पृथ्वी और अंबर यानी आकाश। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा यानी कि चारु चंद्र दिख रहा है, वह कैसा लग रहा है, शोभायमान लग रहा है। चंद्रमा की किरणें मानो चंचल दिख रही है, चंद्रमा की ये नटखट चुलबुली चंचल किरणें झिलमिल करती हुई खेल रही है जलथल में, यानी कि वह जल और जमीन के साथ खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश अवनी और अंबर तल में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और पूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस तरह वह चंद्रमा का प्रकाश सभी को प्रकाशित कर रहा है। अगला परिच्छेद देखिए। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी अधिक प्रसन्नता, रोमांच या खुशी। नोको यानी नुकीला, तृण का ऊपरील नुकीला हिस्सा। झूमना यानी डोलना। पुलक प्रकट करती है धरती अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यधिक प्रसन्न हमें दिखाई देती है। वह अपनी खुशी तथा अपनी प्रसन्नता जमीन पर उगी हुई हरित तृणों की नोकों से, यानी कि हरी हरी जो घास है उस घास की नोकों को हिलाकर वह दर्शा रही है, प्रदर्शित कर रही है। यानी कि उन घास पर पड़ी हुई ओस की बूंदें कैसी दिख रही है, तो मोती जैसी दिख रही है। मंद मंद गति से बह रही जो हवा है, उस हवा की झोंके से पेड़ पौधे भी अपने नव पल्लवों के साथ झूम रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और ऐसा लगता है वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मानो खुशी का इजहार कर रहे हैं। तीसरा परिच्छेद।
क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा। मानो है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध, निस्तब्ध यानी शांत, निचेष्ट, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, सुमंद यानी बहुत धीमा, निरानंद मतलब दुख जहाँ आनंद का अभाव है, आनंद रहित ऐसा। देखिए, कवि कहते हैं, कवि चंद्रमा के इस स्वच्छ प्रकाश के बारे में कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई ये रात्रि का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि यह चांदनी कैसी है, गजब की निर्मल है, और रात कितनी शांत है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी ऐसी दिशा नहीं, निरानंद है कौन दिशा, जिस दिशा में आनंद का माहौल नहीं है। अर्थात चराचर सृष्टि अत्यधिक आनंदित है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति, नियति यानी भाग्य, नटी मतलब नर्तकी, कार्यकलाप का अर्थ है गतिविधियाँ। अब देखिए बच्चों, इस रात के अंधेरे में, रात हो गई है ऐसा तो लग ही रहा है, चांदनी रात में सब लोग सो गए हैं, परंतु जंगल में कोई भी कार्यकलाप, कार्यकलाप यानी गतिविधियाँ बंद नहीं हुई है। रात्र रूपी जो नर्तकी है उसके कार्यकलाप पहले जैसे चल रहे हैं। तब भी प्रकृति के सभी अंग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, हवा मंद मंद गति से बहती है, परंतु इस रात की विशेषता यह है कि सारे कार्य शांत और एकांत भाव से चुपचाप हो रहे हैं। हमें बिल्कुल भी कोलाहल दिखाई नहीं दे रहा है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बिखेर, बिखेरना यानी फैलाना, बटोर यानी बटोरना, इकट्ठा करना, यानी कि बिखेरने का काम, फैलाने का काम वसुंधरा करती है, और इकट्ठा करने का, उन मोतियों को इकट्ठा करने का काम रवि करता है। रवि यानी सूर्य। चांद तारों की तुलना कवि किससे करते हैं तो मोतियों से करते हैं, और कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो धरती आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, और सवेरा जैसे कि होता है, उस सवेरे पर ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को, रवि बटोर लेता है इनको, इन मोतियों को हमेशा क्या करता है, इकट्ठा करता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में जो चांद तारे होते हैं रात में दिखाई देने वाले, वह दिन में लुप्त हो जाते हैं। यानी कि तारों के उदित होने का और अस्त होने के बारे में यहाँ पर कवि ने कल्पना की है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी, विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, मतलब सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को विश्राम देने वाली, यानी कि दिन और रात के बीच में आने वाली शाम, शाम यानी संध्या। तो ये संध्या, श्याम तनु, श्याम तनु यानी काला शरीर वाली, और इस तरह ये जो संध्या है, ये संध्या के बाद आने वाला सूर्य,
यानी दिन भर की भागदौड़ के बाद पूर्व से पश्चिम की ओर ये सूर्य झुकता है, तो वह अपने प्रकाशमान रूप को क्या करता है, अंधेरे के यानी शाम के हवाले कर देता है। रवि को विश्राम देने वाली जो संध्या होती है, वह संध्या का चांद तारों से नया रूप छलकाया हुआ दिखाई देता है। इस तरह बाद में चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं। इसमें रात्रि की कालिमा फिर से प्रकाशमान होने लगती है और अपने नए रूप में वह छलकती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी यानी 5 वट यानी बरगद के पेड़ों का समूह, और पंचवटीय अरण्य भी है। कुटीर यानी कुटिया, सम्मुख का अर्थ है सामने मौजूद, निर्भीक मतलब निडर, साहसी, हिम्मती ऐसा। तो कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में यानी 5 बरगद के पेड़ की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर सी क्या बनी है, सुंदर पर्ण कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सामने एक साफ सुथरी ऐसी शिला पर एक निडर, साहसी, हिम्मती, शक्तिशाली योद्धा जो विराजमान है, जो धीर वीर ऐसा निर्भीक निडर दिखाई दे रहा है, जो इस चांदनी रात के चंद्रमा को देख रहा है। आगे अंतिम परिच्छेद। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर यानी धनुर्धारी, तीरंदाज। भुवन यानी संसार अथवा ब्रह्मांड। कुसुमायुध यानी कामदेव, और योगी मतलब सन्यासी। दृष्टिगत होना यानी दिखाई पड़ना। जाग रहा यह कौन धनुर, अंत में कवि कहते हैं कि पूर्ण संसार रात के हवाले हो गया है। मतलब इस समय संसार के सारे लोग सो गए हैं, पर ऐसे में यह कौन धनुर्धारी गृहस्थ है जो रात के समय में जाग रहा है। यह कोई कामदेव सा योगी सन्यासी जो अपने भौतिक जीवन का त्याग करके बैठा हुआ दिखाई देता है। इस तरह कवि ने प्रकृति की छटा का तथा चांदनी रात का वर्णन इस पद्य में किया है। यानी कि कवि के कहने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य के जीवन में स्थिति कैसी भी हो, हमें शांत चुपचाप एकांत भाव से निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही इस कविता से हमें क्या मिलती है, तो प्रेरणा मिलती है।